हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागोजी सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए है। और इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके अपने पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निर्देशित रचना सामान्यतया किस पर प्रस्तुति करनी चाहिए। तो निर्देशित रचना सामान्यतया अव्यक्त स्तर पर प्रस्तुति करनी चाहिए, या फिर आरंभिक स्तर पर, या किशोरावस्था के स्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी है कि वयस्क के स्तर पर। तो देखिए यहाँ पे कि निर्देशित रचना लेखन कौशल व्यवस्थित करने का पहला चरण है, और लेखन कौशल सिखाने में निर्देशित रचना आरंभिक स्तर पर दी जाती है, और इसमें विषय सामग्री और रूपरेखा पहले से दी जाती है, जैसे कि पत्र प्रपत्र लेखन, और इसके बाद ही मुक्त या स्वतंत्र रचना की ओर बढ़ा जाता है। अतः निर्देशित रचना सामान्यतया आरंभिक स्तर पर प्रस्तुत करनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक स्तर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो गहन पठन का उद्देश्य आनंद के लिए पठन है, या फिर परीक्षण के लिए पठन है, या सूचना के लिए पठन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि लेखन के विषय में जानने के लिए पठन है। तो गहन पठन का अर्थ है कि किसी पाठ को बार बार पढ़कर उसकी गहरी समझ विकसित करना। अब गहन पठन में पाठक विशेष तथ्यों और सूचनाओं को निकालने पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नौकरी के विज्ञापन या निर्देश। और इसका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है, ना कि आनंद या सामान्य परिचय के लिए। इसलिए देखिए कि गहन पठन सूचना के लिए पठन को बढ़ावा देता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, यानी कि ये जो है युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है। या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। अब बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और उनके बीच स्थानांतरण की क्षमता। अब युक्त यानी स्ट्रेटजी के रूप में जब हम इसका अर्थ निकालते हैं, तो इसका अर्थ है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं को सक्रिय उपयोग करना। अब बहुभाषिकता केवल अनेक भाषाओं का ज्ञान नहीं है, बल्कि एक शैक्षणिक रणनीति भी है, और इसमें शिक्षक शिक्षार्थियों की घर पर बोली जाने वाली भाषाओं को संसाधन के रूप में उपयोग करता है, और इस रणनीति में शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं या परिवेश की भाषाओं का अधिगम के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि कविता या व्याकरण पढ़ाते समय अनुवाद के माध्यम से कई भाषाओं का डेटा एकत्र किया जाता है। और देखिए कि इससे जो है भारतीय भाषाओं में समानताएं देखी जा सकती हैं, और बच्चे अपने नियम बना सकते हैं, और यह एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाता है जहाँ कोई एक भाषा हावी नहीं होती है। अतः यह युक्ति देखिएगा, तो यह युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ केवल विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि उन्हें अधिगम में साधन के रूप में प्रयोग करना। यानी कि युक्त के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो युक्त के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। तो पठन शिक्षण शास्त्र ये पठन का मतलब यानी अर्थ ग्रहण का समर्थन करता है, यह पठन का मतलब यानी लिपि पढ़ने का समर्थन करता है,
या फिर पाठ्य सामग्री के विचारों का संकेतीकरण पठन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे कि पठन शिक्षण शास्त्र, तो देखिए पठन शिक्षण शास्त्र जो है तो ये पठन का मतलब यानी अर्थ ग्रहण करने का समर्थन करता है, क्योंकि पठन शिक्षण शास्त्र के अनुसार पढ़ना केवल अक्षरों को पहचानना नहीं बल्कि पढ़े गए पाठों का अर्थ ग्रहण करना है। और देखिए कि पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक है और यह एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। इसमें जो है तो इस प्रक्रिया में बालक लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनके भाव और विचारों को बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। तो भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना है, या शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना है, या फिर सी वाला विकल्प देखिएगा कि शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना है, या ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। तो कहानी सुनाना जो है एक प्रभावी भाषा शिक्षण युक्ति है जो कि शिक्षार्थियों को प्राकृतिक और आनंददायक तरीके से भाषा के अनुभव प्रदान करती है। और इसमें भाषा अधिगम में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के अवसर देना है, और कहानी के माध्यम से बच्चे नए शब्दों, वाक्य संरचनाओं और अभिव्यक्ति से परिचित होते हैं, और यह उनकी कल्पना शक्ति जैसे कि श्रवण कौशल और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। और कहानी सुनते समय शिक्षार्थी अनजाने में भाषा को ग्रहण करते हैं और उसका प्रयोग करना सीखते हैं। इसलिए कहानी सुनाना केवल नैतिक शिक्षण या फिर नेक्स्ट देखिए पठन कौशल या फिर बल्कि भाषा सीखने के कई मौके प्रदान करता है नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल नैतिक शिक्षा या पठन कौशल नहीं है, बल्कि यह जो है तो शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया। अब पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया। अब पूरक पठन का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि पूरक पठन का उद्देश्य क्या है। तो गहन पठन को बढ़ावा देना है, या फिर नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत पठन को बढ़ावा देना है, या डी वाला ऑप्शन है अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पूरक पठन वह सामग्री है जो कि मुख्य पाठ को समझने में मदद करती है तथा बच्चों में पठन की आदत और विस्तार से पढ़ने की क्षमता विकसित करती है। और पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य बच्चों को विषय की गहराई से समझ देना और उनमें स्वयं विश्लेषण की आदत डालना और शिक्षक को शिक्षण में सहायता प्रदान करना है। और यह बच्चों को पाठ से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देती है जिससे वे पूरी तरह से तैयार होकर पढ़ाई कर सकें, और इसके माध्यम से बच्चों में पठन संस्कृति बढ़ती है और वे विस्तार से पढ़ने को अभ्यस्त हो जाते हैं। अतः देखिए पूरक पठन का उद्देश्य गहन अध्ययन या नैतिकता सिखाना नहीं बल्कि विस्तृत पठन को प्रोत्साहित करना। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। अब पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य गहन पठन को बढ़ावा देना, या फिर अगला वाला ऑप्शन है नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, या विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, या ऑप्शन नंबर डी है अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कविता की कक्षा में किस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता के विचारों और थीम पर, या फिर तुकबंदी पर, या ऑप्शन नंबर सी है काव्य साधनों पर, या डी है व्याकरण पर।
तो देखिएगा यहाँ पे कि कविता की कक्षा में, तो कविता शिक्षण में भाव, सौंदर्य और काव्यगत तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, व्याकरण पर नहीं दिया जाता है। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस कविता की कक्षा में चर्चा करने की किस पर आवश्यकता नहीं है, तो व्याकरण पर नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए कि कविता की कक्षा में चर्चा का उद्देश्य होता है छात्रों को कविता के विचार, जैसे कि थीम, तुकबंदी और काव्य साधनों को समझना, और ये सभी पहलू कविता के भाव और सौंदर्य को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। लेकिन व्याकरण पर चर्चा गद्य पाठों के लिए अधिक उपयुक्त है, कविता के लिए ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा यानी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे हम संकेत बदलना व संकेत मिलना कहते हैं। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि भाषा संचरण कहते हैं, या संदर्भ में भाषा कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक भाषिक व्यवहार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि यह घटना दो या अधिक भाषाओं के बीच शब्दों और वाक्यों के आदान प्रदान को दर्शाती है, जिसमें जब कोई वक्ता अपनी भाषा में बोलते समय दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य लेता है तो इसे हम संकेत बदलना यानी कि कोड स्विचिंग कहते हैं, और संकेत मिलना कोड मिक्सिंग कहते हैं। और इसमें एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा के प्रयोग में आते हैं, जैसे कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्द होना, बार बार होना, इस्तेमाल होना, और यह बोलने और लिखने दोनों में होता है, और इसे संवाद अधिक सहज और प्रभावी हो जाता है। और यह सामान्य भाषिक व्यवहार है जिसे सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है। इसलिए भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे हम कहते हैं संकेत बदलना या संकेत मिलना। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, या शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, या डी वाला विकल्प देखिएगा कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। तो देखिएगा यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है तो ये शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण में इस दोनों में सुधार करना है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जो कि छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ शिक्षकों के शिक्षण में भी सुधार लाती है। और उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य केवल छात्रों की त्रुटियों को सुधारना नहीं, बल्कि यह शिक्षकों के शिक्षण तरीकों में सुधार करता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो। और सबसे पहले छात्रों की कमजोरियों को पहचाना जाता है, फिर उचित शिक्षण विधि चुनकर इन कठिनाइयों को दूर किया जाता है इसमें। और इस प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षण में भी आवश्यक बदलाव लाते हैं। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण दोनों पक्षों यानी कि शिक्षार्थी के अधिगम और शिक्षक के शिक्षण को सुधारने का कार्य करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।